अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में अहम तरीन इश्यूज पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे फौजी जर्नलों के माइंस एंड मिनरल बिल्स मुख्तलिफ प्रोविंशियल असेंबली से पास करवाने की कोशिश के हवाले से, अहम तरीन हकाइक के हवाले से आपको आगाह करेंगे। बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है, एक खुलबली सी मची हुई है जीएचक्यू के अंदर। पूरी की पूरी आईएसआई पूरी तरह एक्टिव है इस वक्त। किसी भी तरीके से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के दिए हुए इस मिशन को एकम्प्लिश करवाने के लिए कि फौरी तौर पर यह बिल मंजूर हो, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, मैं आपके सामने सारे हकाइक माजी के बहुत से हवालों को लेकर एक्सप्लेन करता हूं, कोशिश करता हूं मेरे पास जितनी मालूमात माजी में इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टिंग करके है और इस वक्त जो चल रहा है उनके साथ कनेक्ट करके आपके सामने सूरत हाल खोल कर रखूं, ताकि आपको समझ आए कि एक ऐसा मौजू जो कभी शायद आपके लिए इतनी ज्यादा दिलचस्पी का अमर नहीं रहा होगा, पूरे मुल्क को उसके लिए महबूस क्यों बनाया जा रहा है, इस वक्त क्यों प्रेशर की इंतहा की जा रही है, इस वक्त क्यों बिल्कुल जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को डयाला जेल के अंदर मुकम्मल तौर पे इस तरह बंद कर दिया गया था कि उनकी तमाम मुलाकातें बंद कर दी गई थी, लोगों के राब्ते बंद कर दिए गए थे, सिर्फ कंट्रोल्ड मुलाकातें करवाई जा रही थी, खास तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा रही थी ताकि कोई बड़ी रुकावट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के राह में ना आए। 26वीं आईनी तरमीम और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल मंजूर तो करवाया गया एक ड्रामे के जरिए, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट आज के इस दिन तक जब हम बात कर रहे हैं बहरहाल नामुकम्मल है। कोई 2 4 8 10 नहीं, दर्जनों लेजिस्लेटर्स कम हैं, और जब लेजिस्लेटर मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं तो उनकी राय माइनॉरिटी की राय से भी, दलील से मेजॉरिटी की राय भी बदल जाती होती है। यही जमहूरियत का हुस्न होता है, यही अमल पार्लिमानी अमल कहलाता है, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के गैर मुकम्मल होने की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम आते हैं जर्नेलों के माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से ताजा तरीन सूरत हाल बयान करने के पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक मरतबा फिर से बयान करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। मैंने पहले भी 2 मरतबा एक्सप्लेन किया हालिया प्रोग्राम्स के अंदर कि जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स हैं, जो बहुत ही कीमती चीजें जो जमीन के नीचे पड़ी हुई हैं, जिनको वहां से निकाल कर एक्सप्लॉइट करके हम मुआशी सूरत हाल उस खित्ते में बसने वाले लोगों की बेहतर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कि हम इसको समझ ही ना सकें। बात सादा सी है। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि यहां पे जमीन की तहों में और कितनी गहराइयों में कोई चीज, कोई कीमती चीज, कोई तेल, कोई गैस, कोई ऐसी मेटल जो कि एटॉमिक एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए काम आ सके, कोई भी ऐसी मेटल जो किसी हवाले से प्रीशियस हो, कीमती हो, आपको पता ही नहीं होता। तो पहली सबसे जो चीज है वो तो जीपीएस मैपिंग होती है, वो उस पूरे जगह का स्कैनिंग होती है, अर्थ स्कैनिंग होती है, ताकि आपको पता लगाया जाए। आज जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस वक्त मुख्तलिफ अलामात जमीन के ऊपर इस तरह की जाहिरी तौर पे होती थी, जिनको देखकर अंदाजा लगाया जाता था और फिर थोड़ी बहुत खुदाई करके अंदाजा लगाया जाता था। अब जदीद टेक्नोलॉजी है, अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो जमीन की तहों के अंदर छुपी हुई चीजों को स्कैनिंग के मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए या आसान सी डिगिंग के जरिए जो है वो उसको देखा और समझा जा सकता है। जब ये चीज मालूम पड़ जाती है तो फिर उसके बाद सर्वेइंग का एक प्रोसेस होता है और आपके सामने एक पूरा डिजिटल मैप आता है। आपको पता लगता है कौन से मटेरियल्स किस क्वांटिटी में, कितनी गहराई में या कितनी गहराइयों में मौजूद है। आपको यह भी पता लगता है, सिर्फ गहराई मतलब आई मीन मीटर्स कितने हो गए, सिर्फ वो नहीं, आपको यह भी पता लगता है कि वहां तक जाने के लिए जो अर्थ सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है, वो किस तरह की हैं। कहीं सिर्फ मिट्टी है या कहीं दरमियान में कोई बड़ी सख्त चट्टाने या सख्त पत्थर और तो नहीं आ रहे कि जिनको काट के गुजर के वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये सारा अमल जो है, आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो बहुत महंगा प्रोसेस है, जो इस पूरी स्टडी को कंप्लीट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जब आप ये सारा काम मुकम्मल कर लेते हैं
तो फिर आपका ड्रिलिंग का, एक्सकेवेशन का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना होता है। आपने वो पूरा एक यूनिट बाय यूनिट बना के, आपने मशीनरी ला के, आपने फिर नीचे जाना होता है जमीन की तहों में, और फिर आपने वो निकालना होता है। वो पूरा एक प्रोसेस एक्सकेवेशन, जब आप बाहर निकाल के ले आते हैं तब भी, उस वक्त भी वो एक रॉ मटेरियल होता है, और फिर रॉ मटेरियल की बहुत ही कम कीमत होती है, और रॉ मटेरियल फिर उन मुल्कों में जाता है जहां पे उन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन सके। कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम इम्कान इस चीज का होता है, और बहुत कम केसेस में इसकी मिसाल बनती है कि जहां से निकल रहा है रॉ मटेरियल वहीं पे फिनिश प्रोडक्ट के लिए फैक्ट्रियां लगे। ये दियोमालाई कहानियां तो हो सकती हैं, ये अफसानवी बातें तो हो सकती हैं, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। तो वही वाली चीज आप, मतलब बिल्कुल मैं आपको जिम्मेदारी से एक अंदाजा दे रहा हूं कि अगर आपका एक रॉ मटेरियल एक साल के अंदर एक जगह पे निकला है, वो $10 मिलियन का है, तो जब उसकी फिनिश प्रोडक्ट बनेगी तो पता लगे $10 बिलियन की जाके बिक रही है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है बात केसेस के अंदर, शायद है उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट यकीनन और होगी। इतना ज्यादा फर्क होता है इनके मामलात के अंदर, लेकिन हमारे यहां जिद है, हटदर्मी है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब भी कोई फौजी जनरल पावर में आता है और जब उसको पता लगता है कि उसकी उस वक्त की जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरा वीक है, तो उसकी राल टपकने लगती है, और सबसे पहले उसकी नजर जो है वो मुल्क के कीमती तरीन असासों यानी कि मिनरल की तरफ जाती है कि किसी तरीके से मैं ये मिनरल निकाल लूं। अब आप समझेंगे कि वो कैसे निकाल सकता है, ये मैं क्या कह रहा हूं। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, पूरी मिसालें देके आपको इवेंट्स बताता हूं, इवेंट्स क्या होते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा नुकता रह गया, और वो ये कि जब आप ये सारा कर लेते हैं तो इसके ऊपर अगर आप आज से 7-8 दहाइयां पहले चले जाएं तो बिल्कुल यही सूरत थी कि आपके पास, अगर आप सऊदी अरब जैसा मुल्क हैं, उस वक्त जो सऊदी अरब था, या आप अफगानिस्तान जैसा मुल्क है, जैसा कि अफगानिस्तान आज के दिन तक है, आपको पता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आपको पता है कि आपके पास आज से 10-20 साल बाद भी उस लेवल की एक्सपर्टीज रखने वाली ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी, तो आप क्या करते हैं? तो फिर आप बाहर के लोगों को ही इन्वाइट करते हैं, आप उन्हें कहते हैं आप आए, आप ये सारे प्रोसेसेस करें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, और आप जो है वो रॉ मटेरियल निकालें और आप ले जाएं, या फिर हम यहाँ पे अगर तेल है तो रिफाइनरी दिलवाते हैं और ये चीजें करते हैं, और इसको जो प्रोडक्ट है उसको बेचते हैं मार्केट में और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। मैंने कल भी आपको अर्ज किया था कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुमालिक हैं, प्लीज रिसर्च करें, जहां पे दुनिया की कीमती तरीन धातें निकल रही हैं, कीमती तरीन मिनरल निकल रहे हैं, गुर्बत चारों तरफ फैली हुई है, इकोनॉमी तबाह हुई पड़ी है। ये मिनरल निकलना, मिनरल्स बेच लेना किसी और के जरिए, किसी और कंपनियों के जरिए, बाहर से आए हुए लोगों के जरिए, कभी भी आपकी इकोनॉमिक सूरत को बेहतर नहीं करता। सिर्फ लूट मार करने वाले लुटेरे माफियाज की सूरत में अवाम पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते रहे हैं, और इस वक्त भी बनाने की एक कोशिश हो रही है। होता क्या है, एक और नुकता रह गया। आपने सुना होगा रेकोडिक के बारे में, बलूचिस्तान में जो ज़खायर हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 1990 की दहाई के शुरू में टीथियान कॉपर कंपनी टीसीसी के नाम से दो बड़ी जो है कंपनियों ने, एक बैरक गोल्ड थी और एक एंटोफेजास्टा थी, उन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, और रेकोडिक के मकाम के ऊपर गोल्ड और कॉपर के ज़खायर को सोचते हुए वहां पे काम शुरू किया। और वो काम जो है कभी जारी हुआ, कभी रुकता रहा, अजीबोगरीब उसकी कहानी है। अल्टीमेटली जब ये देखा गया कि कोई खास सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं हो रही और चीजों की समझ आना शुरू हुई, तो इस मामले को टेकअप किया गया। अब वो अल्टीमेटली उस वक्त भी जो टेकअप किया, वो डॉक्टर समर मुबारकबाद की टीम, जिसको पीछे से जो फौजी क्यादत थी, जनरल कियानी थे उस वक्त, वो उनको पुश कर रही थी कि ये करें और ये ना करें और इनको भगाएं किसी तरीके से सिस्टम के अंदर। वो जो इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से जो भी उसका बैकग्राउंड था वो सारा अखबारात में रिपोर्ट हो रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मामला कोर्ट्स तक गया, जो कि कोर्ट्स तक नहीं जाना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ही मुतलका कंपनीज के साथ बैठकर ही कोई राह निकालनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनीज की भी तरफ से बहुत सारी काहली, सुस्ती और इनएफिशिएंसी थी कि 2 डेकेड्स गुजरने के बावजूद आप यूं कह लें कि कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट वहां पे हमें नजर नहीं आ रही थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक का जो टीसीसी को ठेका था वो मनसूख कर दिया। अब ये बड़ा अहम नुकता है, इसको गौर से सुनिएगा। अब हुआ क्या कि वो तो इंटरनेशनल मुआहदे थे, वो तो इंटरनेशनल कंपनियां थी, उनको तो सॉवरियन गारंटीज थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, वो इंटरनेशनल फोरम में चली गई। जो भी
इंटरनेशनल फोरम से, ट्रेड के हवाले से उनके अब जाके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स की। पाकिस्तान का केस बहुत कमजोर था, पाकिस्तान बकायदा माहिदों में दाखिल हो चुका हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हुए थे। तो अल्टीमेटली क्या चीज हुई, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा जुर्माना आयद किया गया। अब पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इन कंपनीज के साथ बैठता और बैठ के कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मामला को आगे लेके चलता। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपके साथ? मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत तारीख घड़ी है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा वक्त है। इस बात को खुदा के लिए समझें, खुदा के लिए खुद जाके तहकीक करें, खुद चीजों को समझने की कोशिश करें। इस वक्त सिर्फ एक कोशिश है कि एक लीगल कवर मिल जाए, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उससे मुतल्लिका लोग कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। किसी तरीके से लॉ पास हो जाए, खुसूसन केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी, वो भी रोकने के लिए हमें ही कुछ करना है, क्योंकि वहां तो उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसके बाद ये चंद मुआहिदों में इंटर हो जाएं, चंद मुआहिदों में चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंटर हो जाएं। आप कहें यार माहिदा करने में क्या होता है, वो माहिदा करेंगे तो बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सारी गेम यहीं पे है। जब एक दफा माहिदा हो जाए फिर माहिदा कैंसिल नहीं होता। और माहिदा कैसे होता है? माहिदे तो हजरत हो चुके हैं, मतलब रिटर्न नहीं हुए, लेकिन जो राब्ते थे, बेसिकली जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट करती हैं, इनके आगे एजेंट्स होते हैं। वो मुतल्लिका हुकूमतों में जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे राब्ता करते हैं। इनको कंपनियों को पहले से पता होता है, एक इनके पास आइडिया होता है कि फलां फलां लोकेशंस के ऊपर इतने डिपॉजिट्स हो सकते हैं, इतने माइंड एंड मिनरल्स हो सकते हैं। ये अपने एजेंट छोड़ते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में, उन मुल्कों में जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, तो उनके जो की लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, ये उनसे रवाबत बनाते हैं, ये एजेंट्स जो होते हैं। अब जब राब्ता बनाते हैं एजेंट्स, उनके साथ राब्ता बनाते हैं, तो करते क्या है वो आगे, वो फिर तय करते हैं। क्या तय करते हैं? उसे हम उर्फे आम में कमीशन कहते हैं। और वो कमीशन आपको कब मिलना होता है और कब तक मिलना होता है, वो आपको कई कई डेकेड्स मिलता रहता है। शुरू में भी मिलता है और फिर कई कई डेकेड्स मिलता रहता है। किसको मिलता है? सिर्फ उस बंदे को जो वो मुआहिदा फाइनल करवा देता है, जो आपको वो एक्सेस लेकर दे देता है, जो एरिया आपके हवाले कर देता है। मैं पाकिस्तान के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में इस नुक्ते से आगे नहीं जाऊंगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने इस हवाले से पाकिस्तान में किस ताकतवर ग्रोह से या बंदे से या लोगों से राब्ता किया होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अब आते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अब इस वक्त जो है ना, चंद लोगों को इमरजेंसी लगी पड़ी है कि बस ये बिल पास हो जाए। वो ये तासुर दे रहे हैं ये तो रिफॉर्म्स की कोशिश है, ये तो केपीके के हालात बदल देगा, ये तो लोगों की तकदीर बदल देगा। लेकिन असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल यकीनी तौर पे यही है कि अब किसी तरीके से जल्द से जल्द ये वाले लेजिस्लेशन पास हो, आगे एक प्रोसेस लोगों को दिखाने के लिए टेंडरिंग का हो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, और फिर उसकी फाइनलाइजेशन उन्हीं लोगों के साथ हो जाए जिनसे मामला तय हो चुके हुए हैं। यही इमरजेंसी है, यही जल्दी है, यही रिफॉर्म्स हैं जो केपीके में होने जा रही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आगे इस बात को लेके चलने से पहले आपको दूसरी साइड का मौकफ भी सुनवाता हूं, सुनिएगा। मिस्टर गौहर कह रहे हैं, ये आप सुने। इत्मीनान का इजहार किया कि इस बिल में कोई ऐसा शक नहीं है जिसके जरिए से सूबे का कोई भी इंटरेस्ट, राइट, अथॉरिटी और या इख्तियार जो है ना वफाकी हुकूमत या SIFC को दी जाएगी। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये सारे लीगल तरीके से क्लियर नहीं होता इसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये खान साहब क्लियर नहीं करेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जितना भी हो ये उस तरीके से होगा। इस पर हमारी प्रेस रिलीज इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मेरी सारे जो मीडिया वाले इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ हमारे कुछ दूसरों के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप उसको स्टेटमेंट को देखें, उसके बाद आप बात करें। जी आपने सुना, काइंडली उस स्टेटमेंट को देखें और उसके बाद फिर बात करें। मैं इससे पहले आगे चलूं, मैं आपको अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा वो भी एग्जैक्टली सुनवाता हूं। मुझे किसी के ऊपर, मैं ये बात क्लियर कर दूं, कोई शक नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपको जो असल सूरत हाल एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा जरा अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं।
कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है, और न ही कोई दे सकता है और न ही कोई हमसे ले सकता है। हम एक पॉलिसी जो अच्छी बना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि रिफॉर्म्स ना हो और पहले वाले हालात को जिस तरह चल रहे थे तो अच्छे इकदाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए। जी आपने सुना अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, मैं इस हवाले से बात करता हूं, लेकिन एक आखिरी छोटा सा क्लिप सुन लें। ये सलमान अकरम राजा हैं, ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं। इस तरीके से एक कानून तमाम सूबों को भेजा गया कि इतने दिनों में अपनी अपनी असेंबलियों से इसको पास कराओ, ये तरीका नहीं है एक फाकी मुमलिकत में कानून साजी का कि डिक्टेशन भेजी जाए सूबाई असेंबलियों को। हम उस कानून को बगौर देखना चाहते हैं। एक लीगल कमेटी को नहीं भेजा गया, ये सूबाई हुकूमत को भेजा गया है और सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इसको इतने दिनों में पास कराओ। हम देखेंगे कि इस हुक्म पे क्या अमल होता है और किस तरीके से होता है और कब होता है या नहीं होता। जी सबसे अहम बात सलमान अकरम राजा ने की और आपको पूरी हकीकत खोलकर बता के रख दी। यही वजह है कि जर्नलों के टाउट जिस तरह फवाद चौधरी वगैरह वो मुसलसल सलमान अकरम राजा जैसे एक सीनियर वकील, एक काबिल एहतराम वकील जिनका एक पूरा कैरियर है जबरदस्त प्रैक्टिस करने का, जबरदस्त ह्यूमन राइट्स के केसेस को फाइट करने का, उनके बारे में मुसलसल गंद और कीचड़ उछाल रहे हैं फवाद चौधरी जैसे किरदार एस्टेब्लिशमेंट के टाउट। लेकिन इन्होंने असल बात कह दी। अब मैं आता हूं अली अमीन गंडापुर ने या बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने आपके सामने जो लोग मुझे मुसलसल देखते हैं, मैं कभी किसी भी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करता। ना ही मैंने कभी नून लीग के हवाले से इस तरह की बात की, ना ही कभी पीपल्स पार्टी में खैर इस तरह के मसाइल भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी पीटीआई के बारे में बात की। जैसा कि मतलब मुख्तलिफ जो दोस्त हैं अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ पार्टी के अंदर लोगों को टारगेट करते हैं, मैंने कभी ये वाली चीज नहीं की। मैंने कभी भी अली अमीन गंडापुर को या बैरिस्टर गौहर को या किसी और को गद्दार नहीं कहा। सिर्फ ये नहीं कि कहा नहीं, मैं समझता भी नहीं। अगर मैं समझता हूं तो मैं जरूर कहूं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये हकीकत है कि ये बड़ी अफसोसनाक रवैया है। ये हमारा सोशल रवैया है पाकिस्तान के अंदर कि हम किसी शख्स के साथ चल रहे हो, किसी शख्स को अच्छा समझते हो, किसी दिन किसी एक बात की वजह से हम यकदम उसको पूरा विलन बना के रख देते हैं। हम कहते हैं इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा काफिर ही कोई नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं समझता हूं तमाम सियासी वर्कर जो हैं वो काबिल तहसीन है, वो काबिल तारीफ है। इख्तिलाफ राय हो सकता है अनटिल अनलेस कोई ये टाउट वगैरह ना हो, तो मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर जैसे सियासी वर्कर जो हैं ये कोई टाउट है। मैं नहीं समझता, माजरत के साथ वो लोग जो एक बयानियां बना रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग पार्टियों में होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी जानता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे सिस्टम में काम करते हुए, हुकूमत में होते हुए, आप एस्टेब्लिशमेंट को, आप फौज को और ISI को उस तरीके से टेक ऑन नहीं कर सकते। आप फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगले दिन आप हुकूमत से बाहर पड़े होंगे तो आपके पास जो थोड़ी सी लीवरेज है वो भी खत्म हो जाएगी। ये चंद जमीनी हकायक है जो हमारे पास दोस्त नहीं कंसीडर करते, जिसकी वजह से, जिन बेवकूफियों की वजह से मजीद मुश्किल वक्त आता है। बात यह है कि कोई जहाद की जरूरत नहीं, एक दूसरे को सुनने की जरूरत होती है। जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं, अगर आप उसकी लफाजी पे जाएं, अगर आप उनके लिटरल मीनिंग पे जाएं, तो वो कह तो सही रहे हैं कि कोई भी रिसोर्सेज जो हैं सूबे के, वो उनकी मिल्कियत किसी के पास नहीं जा रही। उनकी मिल्कियत मतलब वफाक के पास, SIFC के पास नहीं जा रही। ये बात सही कह रहे हैं, लॉ में ये लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है। लेकिन इसको बाद लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सूबे की मिल्कियत है तो सूबा किसी के बाप का है। अरे सूबा भी उन्हीं का है जिनका कब्जा है। बात ये है, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, ये फजूल बातें हैं, जाहिलाना बातें हैं। मेरे ख्याल में इन चीजों पे वक्त जाया करने की जरूरत नहीं और असल सूरत हाल को डिस्कस करने की जरूरत है। बात यह है, मैंने आपको बता दिया, जो मैंने पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया उसमें मैं उसको वन लाइनर में एक्सप्लेन यूं ही करूंगा कि अगर मिनरल रिसोर्सेज इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास हैं, जो कि हैं, इन 2 सूबों में तो बहुत ज्यादा है, खुसूसन KPK के अंदर तो इतने ज्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैंने आज से काफी हफ्ते पहले ये बकायदा प्रोग्राम किया। एक साहब जो थोड़े बहुत मामलात को समझते हैं KPK के, उनके साथ मेरी गुफ्तगू थी। मैंने एक्सप्लेन किया KPK के अंदर टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हो रही। मुझे उन साहब ने एक्सप्लेन किया, जो दफाई अमूर को भी, जो फौज के मामलात को भी समझते हैं, उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी रीच को, एजेंसियों की सिस्टम के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर पेनिट्रेशन को समझते हैं। एक साहब उन्होंने मुझे बताया, बहुत ही सीनियर, उस एरिया के अंदर बड़ा तजर्बा रखने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि फौज के लिए मुश्किल जरूर है, ये नहीं कि आसान है कि ऐसे किया तो ये हालात सही कर देंगे, लेकिन फौज कर सकती है।
फौज के पास ये स्ट्रेंथ, ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो टेक ऑन कर सकती है इन तमाम लोगों को जो कि दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन फौज नहीं कर रही। ये मैंने आपको चंद हफ्ते पहले, जब अभी तक ये डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैंने आपके सामने रखा था। मैं इसी वीडियो में, जैसे ही मुझे वो लिंक मिलेगा, मैं वो वीडियो का लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सुनिएगा। मैंने बहुत ही मुख्तसर से सेगमेंट में ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको बताया था कि उन साहब के मुताबिक जो अंदर की मामलात को समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनका कहना ही ये है कि अगर पूरी तरह पीस हो जाए केपीके के अंदर, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट फौरी तौर पे असर्ट करेगी, फिर वो आगे चलेंगे। अगर इस तरह से एक बेयकीनी की सूरत हाल सी रहे, हर तरफ धमाके हो रहे हो, हर तरफ लोग मर रहे हो, इस तरह की खौफ की फजा हो, तो ये एक बेहतरीन फजा है मिनरल्स के मामलात के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए। और कंट्रोल हासिल करने से क्या मुराद है? अगर आप समझ रहे हैं कि ऊपर कब्जा करके बैठ जाना है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कब्जा करके नहीं बैठ जाना। अगर आप सोच रहे हो कब्जा कर लेंगे बाद में छुड़वा लेंगे, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक फजा कायम रख के, हुकूमत को प्रेशर में रख के, लेजिस्लेशन करवा के, टेंडर मूव करवा के, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके सारा कुछ गुड्डी गुड्डी हो जाएगा। मकसद सिर्फ ये है कि वो जो ये आप देखिएगा, मैंने काफी दिन पहले, कई वीक्स पहले ये बात आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में बताई थी कि मसला सारा मिनरल का है, सारा मसला मिनरल का है कि किसी तरीके से ये बैनुल अक़वामी माहिदे जो है ना, ये तोड़ पड़ जान, कम हो जाए बस ना, फिर देखी जाएगी, फिर सुकून भी आ जाएगा, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मसला क्या है, इस वक्त जो है GHQ के अंदर खुलबली मची हुई है। इस वक्त जर्नेलों का प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि ये बिल पास हो। इसका पाकिस्तान के लिए कोई मुफाद नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया था, मैंने फिगर्स पेश किया आपके सामने कि अगर 1% रेवेन्यू स्ट्रीम में इजाफा भी हो गया 1 साल के अंदर, तो सूबे के हालात नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। हल यही है कि आज के दिन भी हम ये फैसला करें। बेशक हम पहले डिसाइड कर लें बैठ के, कोई एक आधा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें ताकि हमारे लोग वहां पे काम करें, सीखें, एक चीज चल रही हो, लेकिन ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, अगले 3 डेकेड्स का, अगले 4 डेकेड्स का प्लान हो। जो कौमें आगे चलती हैं, जो कौमें तरक्की करती हैं, वो इस तरीके से अपनी प्लानिंग करती हैं। हम प्लान करें कि हमने 10,000 लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, किसी एक मुल्क में नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में हमने भेजना है। हमने उनको जियोलॉजिकल साइंसेज में जो है वो तरबियत दिलवानी है, हमने उनको माइनिंग साइंसेज में हमने तरबियत दिलवानी है। जितनी मुतलका साइंसेज है उसके ऊपर हम तालीम भी दिलवाएं, नौकरियां भी दिलवाएं। हम कर सकते हैं ये सब कुछ। 10 साल तक हम वेट करें और उसके बाद जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। 10 साल का वेट बाद लोगों को बड़ा नागवार गुजरेगा। अरे अगर 10 साल में आप यही डिपॉजिट्स इन बैनुल अक़वामी कंपनियों, इन जर्नेलों के हम नुमाइंदों के हवाले कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप मेरे साथ बात करें, मुझे बताएं, फैक्ट्स एंड फिगर दें, कितना कमा लेंगे, कितना रेवेन्यू आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा 10 साल में। तो अगर 10 साल में आप ये चीज कर लें और उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप शुरू करें। इन लोगों की मिल्कियत है ये एसेट, ये केपीके के पख्तूनों की मिल्कियत है, ये बलोचिस्तान के बलोचों की मिल्कियत है। ये लोग मालिक हैं। हमने पहले भी इनको इनके हकूक नहीं दिए, इनको इनका हक नहीं दिया। पहले हम बलोचिस्तान से गैस निकाल के उसको बतौर एनर्जी रिसोर्स पूरे पाकिस्तान में हर घर का चूल्हा जलाते रहे, हर इंडस्ट्री को गैस फराहम करते रहे। अब हम केपीके के अंदर से गैस निकाल रहे हैं ये दावा करके कि आइन में ये लिखा हुआ है कि गैस, पेट्रोल और जो एटमी मटीरियल है वो वफाक की मिल्कियत है। जुल्म की हद होती है। अगर लिखा भी हुआ है, वफाक अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनको हिस्सा तो देना है ना, उनको कीमत तो देनी है जिनके पास से वो चीज निकल रही है। हाँ, ये वो कर सकते हैं कि आप कहें जी कि वो इसको बाहर खुद से नहीं बेच सकते, ये बात नहीं जा सकती है, लेकिन आप उन लोगों को उनके हकूक से कैसे महरूम कर सकते हैं। जुल्म की तमाम इंतहाएं पार नहीं की जा सकती। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड ये करूंगा कि इस वक्त जो जर्नेल है उनके अंदर वो किसी भी कीमत के ऊपर, वो किसी भी तरीके से, वो तो आपको बिल के अंदर ये लिख के दे देंगे कि ये जो दो तरह की जो कानें हैं, जो माइंस हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक माइन होगी या रेयर मिनरल माइन होगी, तो फिर आप वफाक से, SIFC से पूछेंगे, वो तो ये कह देंगे कि ये भी हम आपको देते हैं। वो तो कह देंगे कि जो कुछ निकलेगा सब केपीके का, वो तो ये कह देंगे कि ये जी जो निकलेगा, आप कहें तो $1 मिलियन केपीके के हर शहरी को दिया जाए। जर्नेल तो अब इस बात पे भी तैयार बैठे होंगे,
लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल संजीदा बात है ये सब कुछ करके देने के लिए तैयार हैं अब इस बिल को पास करवाने के लिए, क्योंकि इनकी बातें आगे हो चुकी हैं, इनके मामलात इनके एजेंटों के आगे तय पा चुके हैं। ये मौका है नाजरीन बाहर निकलने का, ये मौका है आवाज उठाने का अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए। जो रेकोडिक का हमने सौदा किया था, आज के दिन तक उसकी कीमत कर रहे हैं। देख रहे हैं बलूचिस्तान के हालात कितने बदले हैं कि जी कानकुनी हो और नीचे से सोना निकलेगा तो हालात बदल जाएंगे। ये बदले हैं हालात बलूचिस्तान के, यही हाल ये केपीके के अंदर करना चाहते हैं। अली अमीन साहब की मुझे नीयत पे शक नहीं है, यकीनी तौर पे वो प्रेशर में है, यकीनी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट उनको ये करने के लिए कह रही है। वो एक सियासी कारकुन है, वो एक सियासी वर्कर हैं, उनकी सोच से इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन इख्तलाफ किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में गाली निकालना, गद्दार कहना ये बड़ी गलत बात है। वो अपने तौर पे जो सोच रहे हैं वो उनकी सोच है, लेकिन सोच गलत इसलिए है कि पहली बात तो यह है कि बिल्कुल अलीमा खान साहबा ने सही कहा कि अडियाला जेल की चार दीवारी के अंदर इमरान खान के साथ होने वाली कोई भी मुशावरत कोई मानी नहीं रखती। देखें, उनको खास तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो उनको इंजेक्ट की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, कंट्रोल मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उनको पता नहीं क्या बता के उनसे क्या नोट ले ली जाए। ये फिक्रा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का कहा हुआ फिक्रा है अली अमीन गंडापुर को, कि ये कहें कि जो भी होगा इमरान खान की मर्जी से होगा। अरे नहीं, इमरान खान की मर्जी की बात हो रही। जर्नेलों से सिर्फ एक ही बात बनती है कि इमरान खान रहा हो, इमरान खान बाहर आए, वो बाहर आके फैसला करेंगे कि माइंस एंड मिनरल बिल पे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर वो रहा करते हैं तो बात आगे चले, अगर वो रहा नहीं करते तो आपको क्या जरूरत है अपने सूबे के मफादात, अपने सूबे को इस तरह बेच देने की। मैं बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई शक का इज़हार, मेरी तरबियत ये नहीं है, मेरी सहाफत ये नहीं है कि मैं किसी को गद्दार कहूं, किसी को लॉयल कहूं, किसी को डिसलॉयल कहूं। बहुत अच्छे सियासी कारकुन हैं। मेरी तरबियत तो ये रही कि किसी भी सियासी जमात का कोई बंदा, कोई वर्कर हो, कोई कारकुन हो, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो लोगों के हकूक के लिए काम कर रहा होता है। मेरे दिल में बिल्कुल रिस्पेक्ट है, मैं डिसएग्री जरूर कर सकता हूं और मैं ये समझता हूं कि वो प्रेशर में है और उनको कोई सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अब जब मैं सुहाने ख्वाब कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको कोई लालच दी जा रही है पैसों की। सुहाने ख्वाब उनके लिए यही है कि जो उनको कहा जा रहा होगा जी कि इमरान खान को हम ये रिलीफ दे देंगे, ये दे देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। इमरान खान बाहर आए और वो अवाम के साथ मशवरा करके फैसला करें। एक बात पीटीआई के लोगों को बुरी लगेगी, मुझे वैसे ये लगता है कि इमरान खान बाहर भी आ गए तो वो फौजियों का ये बिल पास करवा लेंगे। अगर वो करवाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मेरा मौका वही जो मैंने आपको बयान कर दिया कि मिनरल से किस तरह डील करना है स्ट्रेटेजिकली इन द डेकेड्स टू कम, उसके बगैर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिलना, आप सिर्फ गुजारा कर रहे होंगे। अगर कुछ पैसा आएगा भी सही तो आपको इससे मिलने वाला कुछ नहीं, आपके हालात बेहतर होने वाले नहीं है। खुदा के लिए अपने एहसासों को ना बेचें, अपने लोगों को ना बेचें, ये बहुत ही कीमती चीजें हैं। आप एक आधा प्रोजेक्ट जरूर, मैं कोई जिद की बात नहीं कर रहा कि कुछ करना ही नहीं है। इस लॉ को मंजूर किए बगैर ऑलरेडी अवेलेबल जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो भी मुमकिन है, अगर कोई कानूनी चोरी कर रहा है तो रोके ना, आपका काम है रोकना, बजाय लोगों को कहने जी चोरी हो रही है, चोरी हो रही है तो रोको भैया, आप हुकूमत में है। दूसरी बात कि जो भी लीगल फ्रेमवर्क में कोई एक आधा प्रोजेक्ट करना है बिल्कुल करे, लॉ बिल्कुल मंजूर नहीं करना। बल्कि पार्टी, क्योंकि नेशनल पार्टी एक सूबे की पार्टी नहीं है, आप बलूचिस्तान में बाहर निकलें, सड़कों पे आए और जो भी वहां पे गलत तरह की लेजिस्लेशन हो रही है या इस तरह की माइंड जो है वो फॉरेनर के हवाले की जा रही है, उसका सिलसिला रोकना चाहिए हमें। ये कोई तरीका नहीं है। आज के दौर में 2025 में 21वीं सदी के अंदर हम बिल्कुल ये सारे प्रोसेसेस खुद कर सकते हैं, हम सारे मामला खुद कर सकते हैं। गलत है ये कहना कि मुमकिन नहीं है। हाँ, बात स्टेजेस पे हमें चाहिए होगी, बिल्कुल हमें हेल्प चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो डिफरेंट बात है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात है कि जब हमारे पास भी कुछ होगा तो बाहर से जब कोई आएगा तो वो हमारे से अच्छी डील करेगा। अभी आपसे वो कौन डील करेगा, आपको कौन क्या देगा, सिवाय इसके कि जो जर्नलों के साथ कमीशन तय हो चुका हुआ है वो उनकी आने वाली नस्लों को मिलता रहेगा। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, 100 साल कमीशन मिला है। जिन लोगों ने दिया था, उन कंपनियों ने, जिन फैमिलीज ने लेके दिया, वो मर गए, उनके आने वालों को कमीशन मिलता रहा। खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ जुल्म ना करें, खुदा के लिए ये जुल्म ना करें। बिल्कुल ये साजिश है जर्नलों की और उनके साथ सिर्फ एक ही मुतालबा हो कि आप इमरान खान को बाहर लेके आए, वो बाहर आके करें। अगर इमरान खान बाहर आके भी यही चीज करेंगे तो मेरे जैसे सहाफी यकीनन इमरान खान के ऊपर भी ये तनकीद करेंगे कि वो ये गलत कर रहे हैं। जर्नलों के हाथों इस तरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके आए। सिर्फ एक चीज, इस एक चीज से हालात नहीं बदलने वाले, बाकी रेवेन्यू जनरेशन के बाकी अपना विजन इस्तेमाल करें, अपनी सोच इस्तेमाल करें, चीजों को हरकत में लाएं, निजाम को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें। यकीनन तरक्की होगी। माइंस एंड मिनरल से तरक्की नहीं होती, ना ही होनी है। रास्ता रोके, इस
इस फरोनियत का। ये पूरा माफिया है, एक माफिया की सूरत में ये ऑपरेट कर रहे हैं। इनके साथ आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकली आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इनका रास्ता रोकना होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।